कैपेसाइटेशन, कैपेसाइटेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बन गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल हो गया, ठीक है। उसको एक्टिवेशन कराना पड़ता है, उस प्रोसेस को कैपेसाइटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब कैपेसाइटेशन के प्रोसेस में हमने आपसे फर्स्ट डे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग लैब कंडीशन में क्या करते हैं, लैब कंडीशन है और लैब कंडीशन में हम लोग एक ओवा और एक स्पर्म को लेते हैं और इसके बाद इसको फ्यूज कराते हैं। फ्यूज कराने पे जाइगोट बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये एग है और ये स्पर्म है। जाइगोट बनना चाहिए मींस आपने क्या किया कि एग और स्पर्म को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ क्या कराया कि लैब कंडीशन में उसको फ्यूज कराया, ठीक है। फ्यूज कराने पे क्या जाइगोट बनेगा? इन विट्रो कंडीशन में तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसका रीजन है क्योंकि इसमें कोई कैपेसाइटेशन नहीं हुआ है। कैपेसाइटेशन किसमें नहीं हुआ है? स्पर्म में कैपेसाइटेशन नहीं हुआ है। अगर कैपेसाइटेशन हुआ होता है तभी स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के बनने के बाद भी अगर स्पर्म में कैपेसाइटेशन नहीं होता है तो स्पर्म एग से फ्यूज नहीं कर सकता है। कैपेसाइटेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होता है? ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। जहां पे जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट किया जाता है तो उसके बाद स्पर्म फंक्शनल मैच्योरिटी को अटेन करता है। मींस किसी भी स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरिटी क्या है? किसी भी स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरिटी उसको वो फर्टिलाइज कर पाए एग को, उसका यही काम है। और अगर वो ये काम नहीं कर पाता है तो मींस कि अभी वो कैपेसाइटेड नहीं है। तो कैपेसाइटेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है? ये क्या होता है इसमें? इट इज एक्टिवेशन ऑफ मेल फर्टाइल स्पर्म। जो स्पर्म को क्या करना होता है? एक्टिवेशन करना होता है। और किसके अंडर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। मींस कि जब सेमेन वेजाइना में डिपॉजिट किया जाता है, जिसको हम लोग इजैकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वहां पे पहले स्पर्म को एक्टिवेट किया जाता है। उसको जब वो एक्टिवेट हो जाता है इसके बाद ही ओव्यूलेशन कर सकता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? कैपेसाइटेशन बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पर्म को फर्टाइल बनाया जाता है। अगर कैपेसाइटेशन ना किया जाए तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? कैपेसाइटेशन में बेसिकली जो प्रोसेस होते हैं उसमें पहला प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय एल्बुमिन प्रोटीन इन स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। अब आपको क्या समझना है? समझना यह है कि स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल किस फॉर्म में होते हैं? लिपिड रैफ्ट के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उन कोलेस्ट्रॉल को मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन है और कोलेस्ट्रॉल को इफ्लक्स करा दिया जाता है। और उसको रिप्लेस किससे कहा जाता है? रिप्लेस कराया जाता है एल्बुमिन में। मींस कि वेजाइनल फ्लूइड में एल्बुमिन का कंटेंट होता है। जो स्पर्म की मेम्ब्रेन है, स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है? स्पर्म के मेम्ब्रेन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल मतलब को इफ्लक्स करा दिया जाता है। मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है? एल्बुमिन आ जाता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल के एल्बुमिन इन्फ्लक्स हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जब मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट कम हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं कुछ लिपिड रैफ्ट। लिपिड रैफ्ट क्या होते हैं? स्फिंगोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल के कुछ स्मॉल टाइनी मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे किसको? एग की मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बेसिकली लिपिड रैफ्ट क्या होते हैं? पूरे चारों तरफ ऐसे ऐसे करके फैले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल हट जाता है तो ये जो लिपिड रैफ्ट होते हैं वो क्लस्टरिंग करते हैं स्पर्म के एंटीरियर हेड पर, ठीक है। अब एंटीरियर हेड पे क्लस्टरिंग करेंगे और फिर वो बाइंड कर पाएंगे मतलब एग से और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
पहला प्रोसेस कैपेसाइटेशन, जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो सबसे पहला प्रोसेस कैपेसाइटेशन का होता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल कैसे रिमूव किया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन के थ्रू। एल्बुमिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? वेजाइनल फ्लूइड में। अब क्या होगा कि स्पर्म की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करा दिया जाता है, इफ्लक्स करा दिया जाता है, और उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाता है एल्बुमिन स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन पे। जब स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो जाएगा तो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन पे कुछ स्ट्रक्चर्ड लिपिड राफ्ट पाए जाते हैं। लिपिड राफ्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल पे एक लिपिड राफ्ट का वीडियो पढ़ा है, आप उसमें उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिपिड राफ्ट क्या करते हैं? लिपिड राफ्ट के ऊपर कुछ पाए जाते हैं प्रोटीन जो कि रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं एग की मेम्ब्रेन को। अब क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है स्पर्म की मेम्ब्रेन से, तो लिपिड राफ्ट जो चारों तरफ स्पर्म में फैले हुए होते हैं वो एंटीरियर जो हेड होता है क्लस्टर वहां पे कर लेते हैं एंटीरियर स्पर्म हेड पर, और जब वो एंटीरियर स्पर्म हेड पर क्लस्टरिंग करेंगे तो वहां पे, क्योंकि लिपिड राफ्ट के पास क्या है? प्रोटीन है रिकॉग्निशन के लिए, और जब एक्रोसोम रिएक्शन शुरू होती है तो एंटीरियर स्पर्म के एंटीरियर हेड से ही शुरू होती है, तो फिर क्या होगा कि वो एग की मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और बाइंडिंग करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो पहला प्रोसेस ये है कि स्पर्म में क्या करना है? कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना। ये पॉइंट आपको याद कर लेना होगा। कैपेसाइटेशन के पहले प्रोसेस में क्या है? रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय एल्बुमिन प्रोटीन इन स्पर्म सेल मेम्ब्रेन। दूसरा प्रोसेस क्या है कैपेसाइटेशन का? पहला स्पर्म में ये चेंज हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है? पर्टिकुलर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऑन द स्पर्म सरफेस आर लॉस्ट ड्यूरिंग कैपेसाइटेशन। मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिकॉग्निशन मतलब कि जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्पर्म सरफेस एरिया पे लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग कैपेसाइटेशन। तो कुछ स्पर्म रिकॉग्निशन साइट होती है जोना पेलुसिडा पे, मतलब कि स्पर्म के पास कुछ रिकॉग्निशन साइट होती है। किसके लिए? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या है? एग की मेम्ब्रेन है, ठीक है। एग के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस जोना पेलुसिडा को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पर्म पे कुछ रिकॉग्निशन साइट होती है। वो किसके थ्रू ब्लॉक होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के थ्रू ब्लॉक होती है। उन साइट को क्या कर दिया जाए? अनमास्किंग कर दिया जाए। उन साइट को अनमास्किंग कर दिया जाए जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के थ्रू मास्क थी, उनको अनमास्किंग कर दिया जाए। और ये अनमास्किंग जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को डिप्लीट भी कर दिया जाए तो भी ये अनमास्किंग हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो रिकॉग्निशन साइट है वो फ्री हो जाएंगी और जोना पेलुसिडा को रिकॉग्नाइज कर पाएंगी। तो पहला प्रोसेस क्या था? रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय एल्बुमिन प्रोटीन। दूसरा प्रोसेस क्या है? कुछ प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट को क्या कर दिया जाए? रिमूव करा दिया जाए, ये लॉस्ट कर दिया जाए सरफेस स्पर्म की सरफेस से। क्यों? क्योंकि वो मास्क किए हुए हैं रिकॉग्निशन साइट को, और उस रिकॉग्निशन साइट को फ्री करने के लिए, जिससे कि जोना पेलुसिडा को पहचान पाए, इसके लिए क्या होता है कि इन प्रोटीन्स को या कार्बोहाइड्रेट की अनमास्किंग करनी होती है। दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या होता है? तीसरा प्रोसेस ये होता है कि जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है तो क्या होता है कि कैपेसाइटेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो यहां पे क्या होता है कि पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं स्पर्म मेम्ब्रेन से, ठीक है। पोटेशियम आयन स्पर्म मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं, बाहर इफ्लक्स होते हैं, ठीक है। जब इफ्लक्स होते हैं तो यहां पे क्या होता है कि आपको पता है मेम्ब्रेन के अंदर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव होता है, तो मेम्ब्रेन होती है पोलराइज्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो ये मेम्ब्रेन हो जाती है हाइपर पोलराइज्ड, क्योंकि यहां पे मोर नेगेटिव हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि K+ बाहर जा रहा है ना, तो ये मेम्ब्रेन हो जाएगी हाइपर पोलराइज। जब ये मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है तो ये क्या करती है कि कैल्शियम आयन चैनल को खोल देती है, और बाहर से मतलब कि अब ये स्पर्म कहाँ है? ये वेजाइनल फ्लूइड में है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, तो बाहर से मतलब वहां से कैल्शियम क्या होते हैं? स्पर्म के अंदर आते हैं। कैल्शियम जब स्पर्म के अंदर आते हैं तो उसी के साथ साथ कुछ बाइकार्बोनेट को भी अंदर लाते हैं।
बाइकार्बोनेट भी अंदर आ गए, और ये दोनों मिलके कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट दोनों मिलके क्या करते हैं, एडेनाइलेट साइक्लेज जो कि स्पर्म की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है उसको कराते हैं एक्टिवेट। और एडेनाइलेट साइक्लेज का काम क्या है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी को बनाना। ये तो आपको पता है, एडेनाइलेट साइक्लेज का काम क्या होता है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी को बनाना। तो ये करता है साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन एडेनाइलेट साइक्लेज। और एडेनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, आगे चलकर ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। अब कोई प्रोटीन काइनेज ए है तो इसका मतलब क्या है, ये किसी भी प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा सकता है क्योंकि काइनेज है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगाता है और इसको करता है एक्टिवेट। जब ये प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है तो ये भी एक काइनेज है, तो ये भी किसी पे फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये किसको फॉस्फोराइलेट करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है प्रोटीन टायरोसिन को। कोई प्रोटीन है जिसमें टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट करता है, और ये जो क्या कहते हैं, स्पर्म कैपेसाइटेड हो जाता है। ठीक है, स्पर्म में क्या होता है, कैपेसाइटेशन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है स्पर्म। और दूसरी तरफ ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, एक होता है फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेटेज। फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेटेज का मतलब क्या है, फॉस्फेट को रिमूव करना। ठीक है, तो अभी तो ये कैपेसाइटेड कब होता है, जब प्रोटीन टायरोसिन पे फॉस्फोराइलेशन हो। लेकिन ये प्रोटीन काइनेज ये क्या करता है कि इस, अगर सपोज की कोई ऐसे फॉस्फेटेज हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, मान लीजिए यहां एक तरफ से फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है और दूसरी तरफ से फॉस्फेटेज इसको रिमूव कर दे रहा है फॉस्फेट ग्रुप को, तो कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी तरफ ये क्या करता है कि फॉस्फेटेज को इनहिबिट भी कर देता है, जिससे कि इससे फॉस्फेट ग्रुप हटे भी ना और प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहे और स्पर्म हो जाएगा कैपेसाइटेड। ये समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया, जल्दी से बताएं, फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, फिर से थोड़ा सा और एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि अब देखिए एक चीज हम यहां पे मेंशन करेंगे कि ये पोटेशियम आयन बाहर जाते क्यों, इसकी स्टडी आज तक ये अननोन मैकेनिज्म है कि भाई ये जा ही क्यों रहा है, किस वजह से जा रहा है। लेकिन ऐसा माना गया है, इसकी रिसर्च अभी, इसकी फाइंडिंग्स आई नहीं कि पोटेशियम आयन क्यों बाहर जाता है, लेकिन जब स्पर्म को कैपेसाइटेड होना होता है तो ये पोटेशियम आयन बाहर जाता है। जब ये पोटेशियम आयन बाहर जाता है तो ये क्या करता है कि ये कैल्शियम आयन चैनल को खोल देता है और स्पर्म के अंदर कैल्शियम आयन आने लगते हैं। साथ में जब कैल्शियम आयन आते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन आते हैं और बाइकार्बोनेट आयन को आने के लिए कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स, जैसा कि पहला मैकेनिज्म था कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना और एल्बुमिन को अंदर लाना, तो ये भी मैकेनिज्म इसको सपोर्ट करता है कि बाइकार्बोनेट अंदर आए। ठीक है, यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स भी सपोर्ट करता है बाइकार्बोनेट को या इस मैकेनिज्म को करवाने में। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो रही है, हाइपरपोलराइजेशन की वजह से इसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम आयन अंदर आते हैं। कैल्शियम आयन जब अंदर आते हैं तो साथ में बाइकार्बोनेट को लाते हैं और ये दोनों मिलकर एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। एडेनाइलेज साइक्लेज का काम है एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाना और साइक्लिक एएमपी बनने लगता है। साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए के दो काम होते हैं, एक काम होता है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट कराना और दूसरा काम होता है फॉस्फेटेज को इनएक्टिव कराना, इनहिबिट कराना। तो क्या होगा कि काइनेज का काम फॉस्फोराइलेशन करना है, तो प्रोटीन टायरोसिन क्या हो जाएगी, फॉस्फोराइलेट हो जाएगी और जो फॉस्फोराइलेशन है वो किसी भी तरीके से डीफॉस्फोराइलेट ना हो, इसके लिए इसने इसको भी इनहिबिट करके रखा है, तो ये भी डीफॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन टायरोसिन रिमेनिंग इन फॉस्फोराइलेशन फेज, और जब ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगी तो स्पर्म कैपेसाइटेड हो जाएगा और इस तरीके से स्पर्म में कैपेसाइटेशन हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है स्पर्म। तो यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ स्पर्म सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर नेगेटिव स्पर्म फ्यूजन एज के प्लस आयन लीव द स्पर्म। जैसे यहां पे यही लिखा है कि जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जाता है तो ये मेम्ब्रेन ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, हाइपरपोलराइज हो जाती है और ये स्पर्म क्या होता है, कैपेसाइटेशन हो जाता है। इसी से रिलेटेड यहां पे नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। के
K+ लीव स्पर्म सेल मेम्ब्रेन, सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। जैसे ही K+ आयन क्या होते हैं, लीव करते हैं, वैसे ही मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। और जब ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा, एक मिनट, मोर नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम चैनल आर ओपन, इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन एक्टिवेट साइक्लिक EMP को एक्टिवेट करते हैं और ये फैसिलिटेट करते हैं मेम्ब्रेन को फ्यूजन अक्रॉस एक्रोसोम रिएक्शन के लिए। फिर आगे चल के एक्रोसोम रिएक्शन के लिए ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अब देखिए यहां पे 3 पॉइंट आपने देख लिया। एक देखा रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दूसरा देखा कि कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को हटा देना स्पर्म की मेम्ब्रेन से, तीसरा आपने देखा किस तरीके से K+ आयन के बाहर जाने की वजह से जो स्पर्म है वो कैपेसाइटेड हो रहा है। अब चौथा क्या है, यहां पे कुछ प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन अकर, जैसे कि हम ऑलरेडी यहां पे बता चुके हैं कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन जब तक नहीं होगा तब तक ही कैपेसाइटेशन नहीं होगा स्पर्म का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेम चीज यहीं पे कि प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन बहुत जरूरी है। अब कुछ ऐसा देखा गया है कि 2 चैपरॉन्स पाए जाते हैं, 2 टाइप्स के चैपरॉन्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जिनको हीट शॉक प्रोटीन कहा जाता है। वो क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट होते हैं, माइग्रेट करते हैं सरफेस ऑफ स्पर्म हेड एंड फॉस्फोराइलेट, मतलब कि जो 2 चैपरॉन्स जो हीट शॉक प्रोटीन है वो सपोज कि ये स्पर्म है तो स्पर्म के हेड पर जाके यहाँ पे, क्योंकि सारा रिएक्शन कहाँ होता है, एक्रोसोम में होता है, तो सबसे जो ये वाला एरिया है इसको यही फ्यूज करता है सबसे पहले एग की मेम्ब्रेन से या जोना पेलोसिडा से, तो इसीलिए यहाँ की ही सारी बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सरफेस ऑफ स्पर्म हेड एंड फॉस्फोराइलेट ये यहाँ पे आ जाते हैं और फॉस्फोराइलेट होते हैं एक्टिव फॉर्म में। फॉर्म अ रिसेप्टर दैट बाइंड टू जोना पेलोसिडा, इस पर जो ये चैपरॉन्स होते हैं इनके ऊपर 2 रिसेप्टर्स बन जाते हैं जो कि जोना पेलोसिडा से बाइंड करते हैं, तो इसलिए फॉस्फोराइलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपेसाइटेशन के लिए। और तो ये 4 प्रोसेस आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं कैपेसाइटेशन में ये क्या क्या होते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कैपेसाइटेशन के बारे में, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट, आउटर एक्रोसोम मेम्ब्रेन चेंजेस दैट प्रिपेयर इट फॉर फ्यूजन, मतलब कि जो स्पर्म की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये अपने आप को कुछ इस तरह से चेंज कर लेती है जिससे कि जोना पेलोसिडा से फ्यूज कर पाए। तो ये सारा कैपेसाइटेशन का प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही मींस की सेमेन डिपॉजिट किया जाता है वेजाइना में, उसके 3 to 5 आवर्स के बीच में कैपेसाइटेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये कैपेसाइटेशन का प्रोसेस जरूरी है। अगर कैपेसाइटेशन नहीं होता है स्पर्म में, तो अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहली चीज कैपेसाइटेशन होना जरूरी है, स्पर्म मोटाइल होना जरूरी है, क्योंकि इजोकुलेशन जहां होता है वेजाइना में, उसके बाद उसको पहुंचना कहां होता है, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में, तो इस स्पर्म की मोटालिटी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद ऐसा देखा गया है कि सर्टेन प्रोटीन इन मेल सीरम, अब ऐसा लोगों का विचार आया कि भाई ये स्पर्म क्यों नहीं, जब ये स्पर्म मेल के अंदर होता है उसी समय क्यों नहीं कैपेसाइटेड होता है। तो ऐसा देखा गया कि मेल के सीरम में कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि हिंडर करते हैं स्पर्म को कैपेसाइटेड होने से, मतलब कि वो कैपेसाइटेशन ना कर पाए उसके लिए रोकते हैं मेल सीरम में, तो मेल के अंदर कैपेसाइटेशन नहीं हो सकता है। अब जैसे कि एक रिसर्च फाइंडिंग है, ये बुक्स में तो आपको नहीं मिलेगा, ये हमने अलग से ऐसे देखा कि भाई कौन सी ऐसी प्रोटीन्स है जो कि इस तरह का काम करते हैं। तो एक प्रोटीन होती है FPP, फर्टिलाइजिंग प्रमोटिंग पेप्टाइड्स के नाम से होता है, जो कि मेल में होता है। मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करता है इन FPP प्रोटीन को, और कहां पे, सेमाइनल फ्लूइड में। अब ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कैपेसाइटेशन को। इंक्रीज लेवल ऑफ FPP प्रिवेंट कैपेसाइटेशन, मींस कि अगर FPP फर्टिलाइज प्रमोटिंग पेप्टाइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये इस भाई ऐसा तो हो सकता है कि सीरम में भाई चाहिए क्या, एल्बुमिन चाहिए या फिर फॉस्फोराइलेशन चाहिए, तो क्या ये सब मेल में नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन उसको रोक के रखा गया, कैपेसाइटेशन को फीमेल बॉडी में रोक के रखा गया है, सॉरी मेल बॉडी में रोक के रखा गया, क्योंकि यहां पे क्या है, फर्टिलाइजिंग प्रमोटिंग पेप्टाइड्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कैपेसाइटेशन को इन मेल बॉडी में। क्या होता है
कि प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन अकर इन इजैकुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और कि जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन, जब एफपीपी का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो स्पर्म कैपेसाइटेशन नहीं कर पाता है, लेकिन मतलब कि सेमाइनल फ्लूइड में जब एफपीपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो क्या होगा कि स्पर्म कैपेसाइटेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इजैकुलेशन होता है, मींस कि जब सेमेन का डिपोजिशन होता है फीमेल बॉडी में, तो उस समय क्या होता है कि वेजाइनल फ्लूइड से मिलकर ये डाइल्यूट हो जाता है एफपीपी प्रोटीन, और जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, और फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, कैपेसाइटेड हो पाता है। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे एफपीपी ही प्रोटीन सेमेनल फ्लूइड में पाए जाते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन पाए जाते हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता। जैसे कि यहां पे लिखा है द प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन अकर इन इजैकुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन जो कि मेल को कैपेसाइटेट कर पाए, वो कहां पॉसिबल हो पाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफपीपी ड्रॉप बाय मिक्सिंग विद वेजाइनल फ्लूइड एंड बिकम लेस एक्टिव ड्यू टू वेजाइनल पीएच, और वेजाइनल पीएच भी क्या होता है, एसिडिक होता है। जैसे आप ये भी समझिए, सेमेन का बेसिक नेचर होता है, ठीक है, और वेजाइना का जो फ्लूइड होता है वो एसिडिक टाइप का होता है, तो एसिडिक नेचर में भी ये एफपीपी प्रोटीन क्या हो जाते हैं, लेस एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। अब जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक प्रॉब्लम लिया था कि अगर इन विट्रो हम लोग क्या करें कि इन विट्रो हम लोग एग और उसको लेते हैं, एग और स्पर्म को और फ्यूज कराते हैं तो नहीं होता है। लेकिन इन विट्रो हो कैसे सकता, क्या ऐसा किया जाए, अगर हम लोग एग और स्पर्म को फ्यूज करा रहे हैं उस समय, अब अभी तक आपने कैपेसाइटेशन में क्या क्या देखा, कैल्शियम आयन स्पर्म को चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन चाहिए, सीरम एल्बुमिन चाहिए। अगर ये सब चीजें हम कल्चर मीडिया में ऐड कर दें, मतलब हमने एग लिया, स्पर्म लिया और साथ में हमने ये सारी चीजें भी डाल दी, ठीक है, तो इन विट्रो कंडीशन में स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें स्पर्म को कैपेसाइटेड कर रही हैं। तो अगर कैल्शियम मिल जाएगा या बाइकार्बोनेट कल्चर मीडिया में मिल जाएगा, सीरम एल्बुमिन मिल जाएगा, जो चीजें वेजाइनल फ्लूइड में मिल रही थी वो सारी चीजें हम अगर प्रोवाइड कर दें और इन विट्रो हम जाइगोट को मतलब बना सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें हम नहीं देते तो एग और स्पर्म फ्यूज नहीं करेंगे। या फिर आप क्या करें कि स्पर्म को लें और मतलब कि ओविडक्ट से आप फ्लूइड ले लें और उसमें अगर आप रखेंगे तो भी मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इन विट्रो कंडीशन में या तो आप आर्टिफिशियली ये कंडीशन प्रोवाइड कर दे तब फर्टिलाइजेशन होगा, या वेजाइनल फ्लूइड ले ले तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है इन विट्रो कंडीशन में, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया, इतना आप लोग को समझ में आया, सबको आ गया समझ में? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कैपेसाइटेशन से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैपेसाइटेशन, कैपेसाइटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताइए इसमें से। पहला, ठीक है, सभी लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कैपेसाइटेशन। कैपेसाइटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, is maturation of mammalian spermatozoa after entering into oviduct of female। ओविडक्ट जैसे कि ह्यूमन के केस में ओविडक्ट क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, और अगर अदर मतलब एनिमल की बात करें तो वहां पे होता है ओविडक्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ को क्या करा जा रहा है, मैच्योर किया जा रहा है कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है। तो हमारा ऑप्शन तो यही सही होगा, लेकिन हम लोग और भी देख लेते हैं। मियोटिक डिवीजन इन एग आफ्टर पिनेट्रेशन ऑफ एग, मियोटिक डिवीजन होता है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। मैचुरेशन ऑफ एग, एग के मैचुरेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन मेल बॉडी, तो मेल बॉडी में नहीं होता है। तो कैपेसाइटेशन क्या प्रोसेस है, कैपेसाइटेशन प्रोसेस है इज द मैचुरेशन ऑफ मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ, मींस कि स्पर्म का मैचुरेशन कहां पे, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म पहुंच जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कैपेसाइटेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन। अगर कैपेसाइटेशन ह्यूमन में बात करें तो कहां होता है, अकर ड्यूरिंग कॉपुलेशन,
कॉपुलेशन मींस मेटिंग के टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आफ्टर एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम रिएक्शन के बाद कैपेसाइटेड होगा, नहीं, एक्रोसोम रिएक्शन से पहले स्पर्म कैपेसाइटेशन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल होगा। टेक प्लेस इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में ये प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। टेक प्लेस इन एपिडिडाइमस ऑफ टेस्टिस, एपिडिडाइमस किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का है, और हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेल में कैपेसाइटेशन नहीं होता है, कहां होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कैपेसाइटेशन ऑफ मेमेलियन स्पर्म allow them to be activated within uterus and facilitate fertilization. The following statement were made regarding event occurring during capacitation. अब आपको इसमें से बताना है, जल्दी से बताइए। आप लोग थर्ड लगा रहे हैं आंसर, सेकेंड, फोर्थ, देखिए चलिए हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। पहला क्या है कि कैपेसाइटेशन ऑफ मेमेलियन स्पर्म अलाउ देम टू एक्टिवेटेड विद इन द यूट्रस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि किस तरह से कैपेसाइटेशन मेमेलियन स्पर्म का होता है, और उसमें क्या होता है कि यूट्रस के अंदर एक्टिवेट होता है और इसके बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द कैपेसाइटेशन। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म हेड, ये आंसर सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है कि कोलेस्ट्रॉल का क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ नॉन कोवेलेंट बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी सही, हमने बताया था ना कि कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, तो उनको रिमूव कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो फ्री हो जाएंगी, तो ये भी सही है हमारा। इसके बाद अब क्या है कि नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। अभी हम फाइब्रोनेक्टिन के बारे में बता रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप यहां पे देखिए कि लिखा है डिक्रीज्ड परमिबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन। अब देखिए स्पर्म की जो मेम्ब्रेन थी वहां पे क्या हो रहा था कि कैल्शियम आयन अंदर आ रहा था जब कैपेसाइटेशन हो रहा था, तो क्या ये डिक्रीज्ड परमिबिलिटी, नहीं, कैपेसाइटेशन के टाइम पे कैल्शियम आयन की परमिबिलिटी को इंक्रीज किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये भी स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है डिक्रीज्ड परमिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारा ऑप्शन मतलब क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब ये होगा कैसे सही, जो फाइब्रोनेक्टिन होता है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करती है कि अगर मतलब कि इसका जब एक्सप्रेशन होता है तो ये क्या करती है कि जितने भी जो सरफेस रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं उनको क्या करता है कि एक्सपोजर देता है फाइब्रोनेक्टिन। तो ये, और ये पाया कहाँ जाता है, ये मतलब वेजाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। तो ये एक रिसर्च फाइंडिंग बेस्ड, मतलब आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट रिसर्च फाइंडिंग बेस्ड है। तो इसलिए आप यहाँ पे समझिए कि फाइब्रोनेक्टिन क्या करता है कि जो रिकॉग्निशन साइट है उनको एक्सपोज कराता है, तो इसलिए इसका फाइब्रोनेक्टिन का जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज कर जाता है। तो और अगर आपको कैपेसाइटेशन पता है तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से भी आप कर सकते थे, अगर आपको ये आंसर नहीं भी पता होता कि फाइब्रोनेक्टिन क्या करता है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है ना, क्योंकि डिक्रीज्ड परमिबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये तो एकदम ही रॉन्ग है। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, in an experiment sperm removed from epididymis of male mouse was added in dish containing appropriate media and oocyte. No fertilization was seen. However, when sperm from epididymis were directly placed in the uterus of ovulated female, she became pregnant. These observations suggest that देखिए बिल्कुल जो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे
कि क्या हुआ कि पहले इन विट्रो कंडीशन में क्या किया गया, मीडिया लिया गया, मीडिया के साथ मतलब स्पर्म लिया गया और oocyte लिया गया, फर्टिलाइजेशन नहीं दिखा। लेकिन उसी स्पर्म को उठा के एपिडिडाइमिस से स्पर्म को उठाया गया और यूट्रस में प्लेस कर दिया गया तो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, मतलब कि प्रेगनेंसी हो गई। तो ऐसे केस में ये क्या सजेस्ट कर रहा है? अब इसमें हम लोग को देखना है, द स्पर्म नीड टू ट्रेवल सम डिस्टेंस टू अटेंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। क्या मतलब कि स्पर्म को, अगर स्पर्म को चलना मतलब मोटाइल होना जरूरी नहीं था। अगर फर्टिलाइजेशन सपोज कि फेलोपियन ट्यूब में, जैसे कि आप ये फेलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे सेमेन का डिपोजिशन है। तो अगर सपोज कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा होता तो जरूरी नहीं था कि स्पर्म मोटाइल होता तो बहुत जरूरत होती। ऐसा नहीं कि स्पर्म को एक्टिवेशन के लिए स्पर्म की मोटेलिटी जरूरी है, स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए नहीं, लेकिन स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, उसके लिए तो मोटेलिटी चाहिए ना। अगर वो पहुंचा ही नहीं तो कैसे वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा? तो स्पर्म नीड ट्रेवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटेलिटी चाहिए स्पर्म को एग तक रीच होने के लिए, उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए नहीं मोटेलिटी चाहिए होगी। द oocyte secrete some biochemicals और फैक्टर्स विच हेल्प स्पर्म टू फर्टिलाइज। oocyte सिक्रीट करता है? नहीं, oocyte सिक्रीट नहीं करता, वो तो वेजाइनल फ्लूइड में वो कंपोनेंट बायोकेमिकल्स होते हैं। oocyte तो कुछ भी ऐसा सिक्रीट नहीं करता है, ठीक है। द हार्मोन इन बॉडी हेल्प स्पर्म टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। हार्मोन जो बॉडी में होते हैं, अभी तक हमने कैपेसाइटेशन के प्रोसेस में देखा, क्या हार्मोन ऐसा कुछ हार्मोन की वजह से स्पर्म एक्टिवेट हो रहा है? नहीं, स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के लिए हार्मोन की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बाद के प्रोसेस हैं, या ओवा को सेकेंडरी oocyte में चेंज होना, वहां पे हार्मोनल इफेक्ट है, या स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में स्पर्म में हार्मोन की जरूरत हो सकती है। लेकिन अभी यहां पे कोई ऐसी जरूरत नहीं, जब फर्टिलाइजेशन करना है तो हार्मोन की स्पर्म को जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन की कि वो ओवा से फर्टिलाइज कर पाए, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द कंटेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरेक्ट विद स्पर्म एंड एक्टिवेट इट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ये एल्बुमिन, ठीक है, कैल्शियम आयन, और ये सारे कंपोनेंट या फॉस्फोराइलेट जो करते हैं वो सारी चीजें। तो ये जो कंटेंट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं वो जरूरी है स्पर्म को एक्टिवेशन करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन